हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। शुरू करते हैं हमारे डेली करंट अफेयर के आज के सेशन को। आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं 20 अगस्त के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो एंड तक सेशन को देखिएगा रिलैक्स होकर, सारे फैक्ट आराम से नोट कीजिएगा। पीडीएफ और मॉक टेस्ट एप्लीकेशन को चेकआउट कीजिए। क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर आपको दोनों मिल जाएंगे। आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मेरा नाम है पंकज वैष्णव। सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ यहां पर हम आते हैं। 20 अगस्त के सेशन को डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में मद्रास हाईकोर्ट ने किस नदी को कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया है? तो तमिलनाडु राज्य में एक नदी बहती है, तामिराब रानी नाम की नदी। तमिलनाडु में ही इसका बहाव क्षेत्र देखने को मिलता है और यह मन्नार की खाड़ी में जाकर गिरती है। अप्रोक्सीमेटली 128 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तमिलनाडु में साल भर बहने वाली नदी है, साल भर बहाव क्षेत्र देखने को मिलता है इस नदी का। अब हुआ क्या है, इसे प्रोटेक्ट करने के लिए, इसके कंजर्वेशन के लिए मद्रास हाईकोर्ट ने इसे लीगल एंटिटी घोषित किया है, कानूनी व्यक्ति के रूप में मान्यता दी है। मद्रास हाईकोर्ट की जो मदुरई बेंच है, इसने तमिराब रानी नाम की नदी को लीगल पर्सनहुड या फिर लीगल एंटिटी के रूप में मान्यता दी है, ताकि नदी का कंजर्वेशन किया जा सके, इसे प्रदूषण से बचाया जा सके। तमिलनाडु के कुछ एरियाज में इसे पोरुनई रिवर के नाम से जाना जाता है, हालांकि नेशनल लेवल पर इसे तमिराब रानी के नाम से पुकारा जाता है। तो इस नदी को प्रोटेक्ट करने के लिए इससे लीगल एंटिटी के रूप में मान्यता दी गई है। अब नदी के बिहाफ पर अगर नदी में कोई कचरा डालता है या फिर कोई भी किसी प्रकार से प्रदूषित करता है, तो उसके खिलाफ नदी की रक्षा के लिए लीगल प्रोसीडिंग शुरू की जा सकेगी। ओके, तो पॉल्यूशन से बचाने के लिए, एनक्रोचमेंट अतिक्रमण से बचाने के लिए, या फिर इसका कंजर्वेशन करने के लिए मद्रास हाईकोर्ट ने इस नदी को लीगल एंटिटी घोषित किया है। तो नदी का बहाव क्षेत्र तमिलनाडु राज्य में, तमिलनाडु के ही दो पर्टिकुलर जिलों में होकर बहती है और गल्फ ऑफ मन्नार में जाकर गिरती है। तमिलनाडु में जो वेस्टर्न घाट एरिया है, वहां पर पोथिगई हिल्स है। वेस्टर्न घाट एरिया में पोथिगई हिल्स, ये तमिलनाडु में ही देखने को मिलता है। तो यहीं से इस नदी का उद्गम होता है। 128 किलोमीटर बहाव क्षेत्र, और कहां जाकर गिरती है? गल्फ ऑफ मन्नार में। ठीक है, तो तमिलनाडु की नदी है। यहां से आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, क्योंकि इसके जो पहले वर्ड है ना, उसमें आपको तमी वर्ड देखने को मिल जाएगा, तमिराब रानी रिवर। ठीक है, आगे आइए। चर्चा में रही सुंगल टनल भारत के किस राज्य में स्थित है? रिसेंटली एक टनल को आवाजाही के लिए ओपन किया गया है। यह टनल भारत के जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में देखने को मिलती है, सुंगल टनल। हुआ ये कि इसे अभी आगे चलकर इसका इनॉग्रेशन किया जाना था, लेकिन लोगों के विरोध के कारण इसे शुरू कर दिया गया है। सुंगल टनल यह भारत के जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में है। जम्मू कश्मीर में जम्मू राजौरी पुंछ नेशनल हाईवे पर यह टनल देखने को मिलती है। एक रोड टनल है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने इसका निर्माण किया है। स्पेशली जम्मू के राजौरी को पुंछ क्षेत्र तक जोड़ने के लिए 12 महीने कनेक्टिविटी बनी रहे, इस टनल का निर्माण किया गया है, सुंगल टनल। टनल की लंबाई 2.79 किलोमीटर इस टनल की लंबाई है। नेशनल हाईवे NH 144A पर यह देखने को मिलती है। किसको कनेक्ट करती है, यह क्वेश्चन आ सकता है। तो जम्मू कश्मीर के राजौरी को जम्मू कश्मीर के ही पुंछ क्षेत्र से यह कनेक्ट करती है। लंबाई 2.79 किलोमीटर। कंस्ट्रक्टेड बाय मतलब किसने बनाया है? तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने इसका निर्माण किया है। बॉर्डर में सड़क का निर्माण करने के लिए जिम्मेदार संस्था है, अभी हम इसकी बात करेंगे। और कनेक्टिविटी को बढ़ाने के उद्देश्य से जम्मू कश्मीर में जो हमारी आर्मी है, वो भी बॉर्डर पर और ज्यादा क्विक रिस्पॉन्ड कर पाए, इसलिए सुंगल टनल को शुरू कर दिया गया है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन भी यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत का एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हमारे बॉर्डर एरियाज में जो रोड हैं, ब्रिजेस हैं, जो टनल हैं, एयरफील्ड है, ऐसी स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने और मेंटेन करने के लिए काम करता है। ये जो पर्टिकुलर संस्था है, ये 1960 में बनी थी, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, और इसके डायरेक्टर जनरल के पद पर वर्तमान में लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह देखने को मिलते हैं। तो बॉर्डर एरियाज में हाईवे, सड़क, रोड, ब्रिज, इनका निर्माण करना बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का मेन काम है। हाल ही में कितने भारतीय पीस कीपर्स को यूनाइटेड नेशन मेडल से सम्मानित किया गया है?
तो अगस्त 2026 में इंडिया के टोटल 210 पीस मेकर्स हैं, उनको यूनाइटेड नेशन मेडल से सम्मानित किया गया है। पहले तो ये समझो कि यूनाइटेड नेशन पीस मेकर्स होते क्या है। देखिए क्या होता है कि यूनाइटेड नेशन ये संस्था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बनी थी 24 अक्टूबर को 1945 में। ओके, पूरे वर्ल्ड में शांति स्थापित करना, देशों के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाए रखना, है ना, किसी वॉर की कंडीशन पैदा ना हो, ये सारे काम ये संस्था करती है। सबसे बड़ा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है आज की तारीख में वर्ल्ड का। अब क्या हुआ, इस यूनाइटेड नेशन की कोई आर्मी नहीं है, तो ऐसे देश जहां पर कभी भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, कोई गृह युद्ध से जूझ रहे हैं, वॉर की कंडीशन से जूझ रहे हैं, या फिर ऐसी कोई भी प्राकृतिक आपदा, कोई डिक्टेटरशिप है, तो ऐसे देशों में हेल्प के लिए यूनाइटेड नेशन के पीस कीपर्स काम करते हैं। अब क्योंकि इसकी खुद की आर्मी नहीं है, तो यूनाइटेड नेशन के जो मेंबर्स होते हैं ना, वो अपने सैनिक भेजते हैं, जो मेंबर कंट्रीज होती है वो अपने सैनिक भेजते हैं यूनाइटेड नेशन के पीस कीपिंग मिशन के लिए। तो इसी के तहत इंडिया के 210 पीस कीपर्स हैं जो कि साउथ सुडान में अभी काम कर रहे हैं, क्योंकि साउथ सुडान गृह युद्ध से जूझ रहा है, और आजाद, जब से वो आजाद हुआ है 2012 के आसपास, तब से उसकी हालत खराब है। तो वहां पर यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स के रूप में इंडियंस काम कर रहे हैं। उन्हीं को, ऐसे 210 जो पीस कीपर्स हैं इंडिया के, उन्हें यूनाइटेड नेशन मेडल से हाल ही में सम्मानित किया गया है यूनाइटेड नेशन के द्वारा। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन मिशन इन साउथ सुडान, इसमें जो इंडियन पीस कीपर से 210, उनको यूनाइटेड नेशन मेडल से सम्मानित किया गया। इनमें 6 विमेन भी है और 7 स्टाफ ऑफिसर्स भी हैं। टोटल 210 लोग हैं ये। यूनाइटेड नेशन मिशन इन साउथ सुडान, अगर हम इसकी बात कर लेते हैं, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि दक्षिणी सुडान जो कि एक अफ्रीकी देश है, इसमें शांति स्थापित करने के लिए, वहां के नागरिकों की सुरक्षा के लिए यूनाइटेड नेशन के द्वारा 2011 में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1996 के तहत पीस कीपिंग मिशन शुरू किया गया था। साउथ सुडान 2011 में एक स्वतंत्र देश बना था सुडान से अलग होकर, लेकिन वहां पर तब से प्रॉब्लम से, तो साउथ सुडान की 2011 में मदद के लिए यूनाइटेड नेशन जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके द्वारा यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग ऑपरेशन की शुरुआत की गई थी, और उसी के तहत इंडियंस भी यहां पर कार्यरत है, तो इनको ये अवार्ड दिए गए हैं। आपको पता है यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग में 2007 में पहली बार विमेंस को इंडिया ने भेजा था। पता है, विमेंस जो हेल्पर है उनको यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन में भेजने वाला इंडिया पहला देश था 2007 में। ऑल विमेन फॉर्म्ड पुलिस यूनिट लाइब्रेरिया, जो कि एक देश है लाइबेरिया, यहां पर भेजी गई थी सबसे पहली बार 2007 में। तो यूनाइटेड नेशन की किसी पीस कीपिंग ऑपरेशन में, मिशन में पहली बार महिलाओं को इंडिया ने भेजा था 2007 में, और ये कहां भेजी गई थी? लाइबेरिया। ठीक है, यूनाइटेड नेशन मेडल एक इंटरनेशनल अवार्ड है, यूनाइटेड नेशन के द्वारा पीस कीपर्स को दिया जाता है। यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल की ओर से यह दिया जाता है। एक कंडीशन होती है कि यूनाइटेड नेशन पीस कीपर जो है कम से कम 90 दिन तक कंटिन्यू सर्विस उन्होंने यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन के लिए दी हो, तो ऐसे किसी पीस कीपर्स को यह दिया जा सकता है यूनाइटेड नेशन के द्वारा। यहां पर जो मेडल दिया जाता है ना, उस पर यूनाइटेड नेशन का वर्ल्ड मैप और यूनाइटेड नेशन का एक सिंबल भी होता है, तो ऐसा मेडल इन पीस कीपर्स को दिया जाता है। आगे बढ़ने से पहले आज के ऑफर ऑफ द डे के बारे में बता देता हूं। आप सभी कंप्यूटर कोर्स को यहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। बायलिंगुअल कोर्स है, इंडिया की सभी एग्जाम्स में, चाहे सेंट्रल हो स्टेट हो। आपको पता है कंप्यूटर के क्वेश्चन नॉर्मली काफी डेप्थ में पूछे जाते हैं, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसकी लिंक दे दूंगा। यहाँ पर आपको वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, प्रैक्टिस टेस्ट मिल जाएंगे, आप मॉक टेस्ट भी यहाँ पर लगा पाएंगे। तो ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मैंने आपको दे दी है। काफी अफोर्डेबल प्राइस में ये अभी आपको देखने को मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके आप इसे डायरेक्ट अवेल कीजिए, और कोई भी आपके हैडल आते हैं, आपको कोई भी आपकी क्वेरी है, तो हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए, जाम्बिया के राष्ट्रपति के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए कौन पुनः निर्वाचित हुए हैं? जाम्बिया एक अफ्रीकी देश है, एक लैंडलॉक्ड कंट्री अफ्रीका की।
इसके दूसरे कार्यकाल के लिए, दूसरे टेन्योर के लिए वहां के प्रेसिडेंट बने हैं हाकाइंडे हिचिलेमा। नाम थोड़ा सा लगे, याद करो, हाकाइंडे हिचिलेमा जाम्बिया के प्रेसिडेंट बने हैं लगातार दूसरी बार। अभी क्या हुआ है कि जाम्बिया में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए थे, यहां पर 61% से ज्यादा जो वोट है ना वो मिले हैं हाकेंडे हिचिलेमा को। तो 2021 में पहली बार ये जाम्बिया के प्रेसिडेंट बने थे। अब एक बार फिर से 5 साल के टेन्योर के लिए 2026 से 2031 तक ये प्रेसिडेंट के पद को होल्ड करेंगे। ये जाम्बिया में यूनाइटेड पार्टी फॉर नेशनल डेवलपमेंट एक पार्टी है जाम्बिया की, उसके मेंबर हैं, उसके प्रमुख नेता हैं। तो एक बार फिर से लगातार दूसरे टेन्योर के लिए जाम्बिया के प्रेसिडेंट बनाए गए हाकाइंडे हिचिलेमा। आंसर ले लिया हमने, हाकाइंडे हिचिलेमा जाम्बिया के बने हैं प्रेसिडेंट, री इलेक्ट होकर आए हैं, ये याद रखिएगा। जाम्बिया लुसाका इसकी कैपिटल है। यहाँ की जो करेंसी है ना वो बहुत अलग है, जाम्बियन क्वाचा इसकी करेंसी का नाम है, और अफ्रीकी कॉन्टिनेंट का देश है, जैसा कि आप यहाँ पर मैप में देखिए। इसकी नेबर कंट्रीज में 8 नेबर कंट्रीज देखने को मिलती है। लैंडलॉक्ड है, दक्षिणी अफ्रीका के दक्षिण में देश देखने को मिलता है, तंजानिया, मलावी, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक, दक्षिण में बोत्सवाना, दक्षिण पश्चिम में नामीबिया, अंगोला और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो। ये 8 देश है जो कि अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं जाम्बिया से। कैपिटल है लुसाका। टेस्ट क्रिकेट में 100 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो टेस्ट क्रिकेट में 100 सिक्सर लगाने वाले पहले इंडियन प्लेयर बने हैं ऋषभ पंत। अभी तक किसी भी इंडियन प्लेयर ने टेस्ट क्रिकेट में 100 छक्के नहीं लगाए, लेकिन ऋषभ पंत ने, अभी क्या हुआ था कि श्रीलंका के खिलाफ एक टेस्ट मैच खेला गया था, यहां पर ऋषभ पंत ने 100 टेस्ट सिक्सर कंप्लीट किए हैं। 100 छक्के लगाने वाले इंडिया के पहले और दुनिया के ये चौथे खिलाड़ी बने, 4th खिलाड़ी बने। इनका ये 51वां टेस्ट मैच था ऋषभ पंत का, जिसमें इन्होंने ये माइलस्टोन हासिल किया। इनके पहले विदेशियों ने लगाए हैं, 3 दूसरे देशों के, जैसे बेन स्टोक इंग्लैंड के प्लेयर हैं, 138 छक्के टेस्ट में लगा चुके हैं। ब्रेडन मैकुलम 107, एडम गिलक्रिस्ट 100 छक्के इन्होंने लगाए हैं, और अब ऋषभ पंत ने 100 छक्के लगाकर पहले इंडियन बने जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 100 छक्के कंप्लीट किए हैं। तो वह छक्का किस टीम के खिलाफ इन्होंने मारा है, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो ये श्रीलंका के खिलाफ लगाया गया है। ऋषभ पंत विकेट कीपर बैट्समैन है, मूल रूप से उत्तराखंड से आते हैं भारत में, और आईपीएल में ये लखनऊ सुपर जायंट के लिए खेलते हैं। तो लखनऊ सुपर जायंट इनके लिए आईपीएल के कैप्टन है ये इस टीम के लिए। 2025 में जब आईपीएल का ऑक्शन हुआ था ना, तो उसमें लखनऊ सुपर जॉइंट को के लिए 27 करोड़ में खरीदे गए थे। उस वक्त तक आईपीएल की हिस्ट्री में सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर जो थे वो कौन थे? ऋषभ पंत। ठीक है, तो ये आईपीएल टीम पूछी जा सकती है, लखनऊ सुपर जॉइंट। भारत में अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है? इंडिया में रिन्यूएबल एनर्जी डे हर साल मनाया जाता है 20 अगस्त को, रिन्यूएबल एनर्जी डे। भारत के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रहे हैं राजीव गांधी, इनकी जयंती के उपलक्ष्य में, इनके जो बर्थडे का दिन है उस उपलक्ष्य में इसे पहली बार 2004 में शुरू किया गया था। 2004 में मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा रिन्यूएबल एनर्जी डे की शुरुआत की गई थी 20 अगस्त को। भारत में रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर अवेयरनेस बढ़ाना, रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करना, है ना, और जितनी जल्दी हम हो सके रिन्यूएबल एनर्जी की ओर शिफ्ट हो, इस उद्देश्य से हर साल 20 अगस्त को मनाया जाता है रिन्यूएबल एनर्जी डे। इसे राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा दिवस के रूप में भी पहचाना जाता है। भारत के प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2004 में दिल्ली में पहली बार इसे अनाउंस किया था, और तब से ये मनाया जाने लगा। वैसे मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया था, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो भारत में रिन्यूएबल एनर्जी डे, अक्षय ऊर्जा दिवस 20 अगस्त को मनाया जाता है। वेस्ट बंगाल में पहला कौशल महोत्सव 2026 कहां आयोजित किया गया? तो वेस्ट बंगाल में पहली बार ही कौशल महोत्सव का आयोजन किया गया है 2026 में, और यह वेस्ट बंगाल के पर्टिकुलर
बालूरघाट क्षेत्र में आयोजित किया गया। देखिए जो कौशल महोत्सव होता है ना, इसमें क्या होता है कि नॉर्मली अगर हम सेंट्रल लेवल पर देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ये कौशल महोत्सव का आयोजन करवाती है। इसमें होता है क्या है कि सभी जो स्किल्ड लोग हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, है ना। एक एम्प्लॉयमेंट स्किल बेस्ड एम्प्लॉयमेंट इवेंट है। यहाँ पर कंपनीज आती है ना, वो इंटरव्यूज लेती है, कंडक्ट करवाए जाते हैं इंटरव्यूज, और जो भी युवा हैं जो स्किल्ड हैं उनको अलग अलग कंपनियों में जॉब अपॉर्चुनिटीज यहां पर दी जाती है। तो कौशल महोत्सव एक जॉब और स्किल बेस्ड एम्प्लॉयमेंट इवेंट है। उद्देश्य यही है कि युवाओं को कंपनीज और जॉब अपॉर्चुनिटीज दी जा सके। तो इस बार ये बंगाल का पहला कौशल महोत्सव आयोजित किया गया। वेस्ट बंगाल के बालूरघाट क्षेत्र में इसका आयोजन किया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट और नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इन तीनों के सहयोग से इसका आयोजन किया गया था। 50+ एम्प्लॉयर्स जो हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया। 7,000 जॉब अपॉर्चुनिटीज दी गई अलग अलग जो युवा हैं उनको। 7,500 से ज्यादा इंटरव्यू कंडक्ट करवाए गए। तो एक बहुत ही मतलब एक रोजगार मेले जैसा इसका आयोजन किया गया था कौशल महोत्सव। वेस्ट बंगाल के बालूरघाट में ये वेस्ट बंगाल का पहला कौशल महोत्सव है। केंद्र सरकार के द्वारा ड्राफ्ट शांति रूल 2026 जारी किए गए हैं। इसके तहत न्यूक्लियर डैमेज की लायबिलिटी किसकी होगी? तो लास्ट ईयर दिसंबर में एक बिल आया था, मैंने आपको पढ़ाया भी था, शांति बिल, अगर आपको याद हो तो। न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में प्राइवेट जो कंपनीज है, जो एंटरप्रेन्योर है, उनके लिए, प्राइवेट कंपनीज के लिए, स्टार्टअप के लिए हम न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर को खोल पाए, इसके लिए शांति बिल को 2025 में लाया गया था दिसंबर मंथ में। अभी हुआ यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने शांति रूल जारी किए, ड्राफ्ट शांति रूल 2026 को जारी किया। इसके तहत अगर कहीं भी न्यूक्लियर डैमेज होता है तो उसकी जो लायबिलिटी है ना वो ऑपरेटर की होगी जो उसे ऑपरेट कर रहा है। कोई भी कंपनी हो, कोई भी अदर ऑर्गेनाइजेशन हो, जो ऑपरेट कर रहा है उस ऑपरेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, लायबिलिटी होगी अगर कोई न्यूक्लियर डैमेज होता है तो। ये कहा गया है ड्राफ्ट शांति रूल 2026 में। काफी सारे अलग अलग रूल्स यहां पर बताए गए हैं, इतना डेप्थ में हम नहीं जाएंगे, लेकिन जो मेन पूछा जा सकता है उसकी हम बात करेंगे। तो शांति एक्ट, सबसे पहला तो क्वेश्चन ये होता है कब लाया गया? 2025 में। ड्राफ्ट शांति रूल 2026 अब जारी किए गए। मुख्य उद्देश्य क्या है? न्यूक्लियर सेक्टर में लाइसेंसिंग, सेफ्टी, लायबिलिटी, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, इनका एक फ्रेमवर्क यहां पर दिया गया है। और इस फ्रेमवर्क में भारत में न्यूक्लियर पावर जनरेशन बढ़ाने और प्राइवेट पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लास्ट ईयर बिल आया था और अब इसके रूल्स को जारी किया गया है। जो रूल्स आए हैं उसमें ऑपरेटर के लिए स्ट्रिक्ट लायबिलिटी है। कहा गया है कि अगर कोई डैमेज होता है ना, कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट में कोई एक्सीडेंट होता है तो पूरी लायबिलिटी ऑपरेटर की रहेगी। लायबिलिटी न्यूक्लियर मटेरियल के ट्रांसपोर्टेशन के दौरान अगर कोई डैमेज होता है तो यह भी ऑपरेटर की ही जिम्मेदारी है। इसके अलावा इंश्योरेंस और फाइनेंशियल सिक्योरिटी की यहां पर बात की गई है रूल में। न्यूक्लियर ऑपरेटर्स को इंश्योरेंस और फाइनेंशियल सिक्योरिटी या दोनों रखना जरूरी होगी। दोनों की जरूरत पड़ेगी या दोनों में से एक की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। यह फाइनेंशियल प्रोटेक्शन तब तक जारी रहेगी जब तक रिएक्टर से निकला हुआ जो स्पेंड फ्यूल स्टोरेज पूल है वो पूरी तरीके से हट नहीं जाता। जो वेस्ट है वो जब तक पूरी तरीके से हट नहीं जाता तब तक जो ऑपरेटर है उनकी लायबिलिटी बनी रहेगी। यहां पर शांति एक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है 2025 का। देखिए शांति एक शॉर्ट वर्ड है, इसका फुल फॉर्म होता है सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया एक्ट 2025। जैसा कि मैंने आपको बताया न्यूक्लियर सेक्टर के लिए एक नया लीगल फ्रेमवर्क लाया गया था शांति एक्ट के तहत 2025 में, पार्लियामेंट में इसे पास किया गया। दो पुराने बिल को इसने रिप्लेस किया है। एक तो एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962, इसको इसने रिप्लेस किया, और सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010, इन दो बिल को इसने रिप्लेस किया शांति बिल 2025 ने। प्राइवेट कंपनीज, जॉइंट वेंचर्स की पार्टिसिपेशन का रास्ता खोला इसने। न्यूक्लियर वेस्ट मैनेजमेंट
जैसी जो सेंसिटिव एक्टिविटीज है सेंट्रल गवर्नमेंट उनको कंट्रोल करेगी, इस बिल में ये बताया गया है। इसके अलावा एक संस्था के गठन की बात की गई थी एक्ट में, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड। 2026 में इसका गठन किया गया है, उसने काम करना शुरू किया है। ये एक स्टेचुरी बॉडी है क्योंकि शांति एक्ट 2025 के कारण ये बनी है। ओके, तो इसने काम करना शुरू कर दिया है एटॉमिक एनर्जी सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। तो शांति बिल के फायदे क्या है? न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में भारत के जो प्राइवेट कंपनीज है उनकी एंट्री बढ़ेगी। भारत में 2047 तक जो हमारा 100 गीगावाट न्यूक्लियर कैपेसिटी का टारगेट है वो हम अचीव कर पाएंगे, मदद मिलेगी। और इंडिया 2070 तक जो जीरो कार्बन उत्सर्जन, नेट जीरो का जो लक्ष्य है हमारा, उसके टारगेट को भी प्राप्त कर पाएगा न्यूक्लियर एनर्जी कैपेसिटी को बढ़ाकर। महाराष्ट्र में हाल ही में आए छोटे छोटे भूकंपों की श्रृंखला को क्या कहा जाता है? तो महाराष्ट्र के अलग अलग क्षेत्र में छोटे छोटे भूकंप, जो कि अगर हम रेक्टर स्केल पर देखें तो उनकी तीव्रता 2-2.5 ऐसी होगी। ये भूकंप के हल्के हल्के झटके होते हैं। ये जब एक साथ सीरीज में आते हैं ना तो इनको कहा जाता है अर्थक्वेक स्वार्म। तो महाराष्ट्र में कंटिन्यू अर्थक्वेक स्वार्म देखने को मिले हैं एक साथ। महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में कम तीव्रता के भूकंप आए हैं। इसे 29 ट्रिमर्स जो हैं, झटके जो हैं वो दर्ज किए गए। 29 झटके आए थे नासिक में, पालघर, नागपुर, अलग अलग क्षेत्रों में इनको दर्ज किया गया। देखिए क्या होता है जब ये जो भूकंपी झटके कम तीव्रता के एक साथ आते हैं ना, बैक टू बैक, जिनकी फ्रीक्वेंसी लगभग सेम होती है, तो इन्हें कहा जाता है अर्थक्वेक स्वार्म। इसमें क्या होता, कोई मेन शॉक नहीं होता। मतलब कोई बड़ा भूकंप क्या होता है कि बड़ा भूकंप कहीं आता है ना, जैसे 7 तीव्रता का, जैसे वेनेजुएला में आया है ना, तो कोलंबिया में आया। अगर ऐसे आते हैं ना तो उसके बाद भी छोटे छोटे भूकंप आ सकते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं अर्थक्वेक स्वार्म की, तो यहां पर सब भूकंप छोटे होते हैं और इनकी फ्रीक्वेंसी एक जैसी होती है। तो अर्थक्वेक स्वार्म का मतलब होता है किसी छोटे क्षेत्र में कम समय के दौरान कई छोटे छोटे भूकंप का आना, लेकिन इसमें कोई बड़ा भूकंप नहीं होता, मेन शॉक नहीं आता है। मेन शॉक के बाद, बड़े भूकंप के बाद भी छोटे छोटे भूकंप आ सकते हैं, लेकिन फिर उन्हें अर्थक्वेक स्वार्म नहीं कहा जाता। अर्थक्वेक स्वार्म के लिए क्या चाहिए कि सारे जो भूकंप होते हैं वो सेम जो इंटेंसिटी के होते हैं, सेम इंटेंसिटी के होते हैं, सेम एक जैसे होते हैं, एक जैसी तीव्रता उन भूकंपी झटकों की देखने को मिलती है। तो अभी जो महाराष्ट्र में आए ना 29 ऐसे भूकंपी झटके आए हैं, 2 से लेकर 4.3 तीव्रता तक के ये भूकंप देखने को मिले। हल्का सा हलचल होता है, इसमें ज्यादा कोई नुकसान नहीं होता है। अब बात आती है महाराष्ट्र में अर्थक्वेक स्वार्म का कारण क्या है। तो देखिए महाराष्ट्र जो है ना वो दक्कन प्लेटू पर, दक्कन के पठार पर स्थित है। यहाँ पर बेसोल्टिक रॉक देखने को मिलती है, दक्कन ट्रेप की बेसोल्ट चट्टानें हैं, और इन बेसोल्ट चट्टानों में पृथ्वी की आंतरिक सतह में क्रैक और फ्रैक्चर्स देखने को मिलते हैं। तो जब बारिश होती है ना नॉर्मली, तो ये क्रैक और फ्रैक्चर सिलते हैं, जिसके कारण भूकंप के झटके आते हैं। और भी काफी सारे कारण हैं, लेकिन ये एक कारण यहाँ पर हमको साफ दिखता है, जो कि बारिश के मौसम में मेन कारण बनता है। आखिरी क्वेश्चन, हाल ही में जीआई टैग प्राप्त कश्मीरी चावल की कौन सी किस्म चर्चा में रही है? तो जीआई टैग प्राप्त कश्मीरी चावल की एक किस्म है जिसे कहा जाता है मुश्क बुधजी। कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाए मुश्क बुधजी किसकी किस्म है, तो ये चावल की एक किस्म है। जीआई टैग्ड राइस की एक वैरायटी है, ये जम्मू कश्मीर में उगाई जाती है। ये अभी काफी सुर्खियों में, ठीक है, पहले देख लेते। तो मुश्क बुधजी जम्मू कश्मीर का एक ट्रेडिशनल, बहुत ही सुगंधित और अच्छे छोटे छोटे दाने होते हैं इसमें। मतलब सुगंध भी काफी अच्छी होती है, दाने छोटे छोटे होते हैं और काफी अच्छा बनता है। कश्मीर वैली जो क्षेत्र है ना, उसमें जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर है उसका एक हिस्सा है ये। तो वहां पर घाटी क्षेत्रों में से उगाया जाता है, विशेष रूप से क्योंकि घाटी क्षेत्र में उग रहा है, कश्मीर वैली में, ठंडे क्षेत्र में, तो इसकी सुगंध बहुत अच्छी होती है, महक काफी अच्छी होती है। मुश्क बुधजी, मुश्क का मतलब ही यहाँ पर सुगंध से होता है। तो ये चावल की वैरायटी है जम्मू कश्मीर में। अब हुआ क्या है कि जम्मू कश्मीर के अलग अलग क्षेत्रों में, क्योंकि इसकी डिमांड ज्यादा थी, तो अलग अलग क्षेत्रों में इस चावल की वैरायटी को उगाया जा रहा है। जब इसका प्रोडक्शन अलग अलग क्षेत्रों में बढ़ाया जा रहा है, तो कश्मीर वैली के अलावा भी इसे कश्मीर के अलग अलग क्षेत्रों में उगाया जाने लगा।
जिससे क्या हो रहा है कि इसका प्रोडक्शन बढ़ गया, लेकिन जो इसकी मेन यूएसपी थी, इसकी सुगंध या इसके छोटे छोटे दाने, सुगंधित और मीठा जो चावल होता था, मतलब एक अच्छा सा, पूरा मीठा नहीं होता था लेकिन इसमें एक अच्छी सी महक होती थी, टेस्ट भी एक अच्छा सा लाइट, इसमें स्वीट सा इसका टेस्ट देखने को मिलता है। तो इस तरीके से अब क्योंकि हर क्षेत्र में उगाया जा रहा है तो ये अपनी यूएसपी को गंवा रहा है। तो वहां पर किसानों को इसके बारे में चिंता बढ़ी, किसानों को कम कीमत भी मिल रही है, एक समस्या और आ रही है क्योंकि वैरायटी से समझौता हुआ तो उनको कम कीमत भी मिल रही है, ऊपर से प्रोडक्शन भी बढ़ गया और वो भी एक प्रॉब्लम आ रहा है क्योंकि एक लिमिटेड क्षेत्र में ही इसे उगाया जा रहा था, तब तक इसकी यूएसपी बनी हुई थी। तो ये मुश्क बुदजी चावल है, कश्मीर में उगाया जाता है। 2023 में इसे जीआई टैग दिया गया था। कश्मीर में लगभग 5000 से 7000 फीट की ऊंचाई पर यह देखने को मिलता है। चावल की वैरायटी है, 2023 में जीआई टैग दिया गया, किस राज्य से है? तो ये मुश्क बुदजी चावल है, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी का। ओके, तो यहां पर 20 अगस्त के करंट अफेयर हमारे सभी कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम चलते हैं लास्ट डे की करंट अफेयर को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखो, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स ने नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 घोषित किए। इसमें अर्जुन अवार्ड लाइफ टाइम कैटेगरी किसे दिया गया? तो यह दिया गया आई अरुमेन्नायगम को। विश्व मानवतावादी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 19 अगस्त को। 75 ईयर की एज में किस प्रसिद्ध मूर्तिकार का निधन हो गया? यह है चंद्रशेखर वाय शिल्पी। थल सेनाध्यक्ष जनरल धीरज सेठ को किस देश की सेना के मानद जनरल रैंक से सम्मानित किया गया? तो ये नेपाल की आर्मी के द्वारा दिया गया है। 2026 में बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेजबानी भारत का कौन सा शहर कर रहा है? तो ये कर रहा है नई दिल्ली। स्पेसएक्स ने अगस्त 2026 में 2 फाल्कन 9 लॉन्चेस के बीच कितने कम अंतराल का नया रिकॉर्ड बनाया है? तो ये 38 मिनट का नया रिकॉर्ड है। जल जीवन मिशन को 2026 में 7 साल कंप्लीट हो गए हैं। मिशन 2019 में शुरू किया गया था। ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप चेस 2026 के विनर कौन? मैग्नस कार्लसन। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन COP17 का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो यह मंगोलिया के उलान बाटोर में आयोजित किया जा रहा है। और आखिरी क्वेश्चन क्या था हमारा? हाल ही में बंद किए गए रोमानिया के पहले और एकमात्र न्यूक्लियर पावर प्लांट का नाम क्या है? तो यह है सेर्नावोडा न्यूक्लियर पावर प्लांट। कहां का था? रोमानिया का। ये सारे करंट अफेयर कल के सेशन के हमने रिवाइज कर लिए। क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर देख लेते हैं पहले, फिर क्वेश्चन ऑफ द डे दूंगा, कमेंट में आंसर कीजिएगा। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है, ठीक है। दूसरा, आंग्ल मैसूर युद्ध, ये मैंगलुरु की संधि से खत्म हुआ था 1784 में, और सालबाई की संधि 1782 में हुई थी। तो ये तीनों क्वेश्चन के हमारे आंसर, ठीक है। आज के क्वेश्चन ऑफ द डे देखो, किस संविधान संशोधन ने गोवा को राज्य का दर्जा प्रदान किया? बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन आत्मकथा किसकी है? और कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तीनों को पॉज करके देख लो, कमेंट में आंसर कीजिएगा, सेशन को लाइक करके जाइएगा, ठीक है ना। अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो। हम कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में, और कमेंट में आंसर जरूर कीजिएगा। कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।